बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, कल हम डिस्कस कर रहे थे जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मैटर्स। उसमें हमने 3 उनकी करेक्टरिस्टिक डिस्कस की थी, उनको मैं हल्का से रिवाइज कर रहा हूँ और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक तो पहले हमने बात की थी बाइंडिंग एनर्जी की। उसमें पहला पॉइंट था कि बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। तो हमने कहा ये मेटालिक बॉन्ड जो है उसको रिप्रेजेंट करती है कि जो एटम्स हैं आपस में कितनी मजबूती से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि हम मेटल्स की बात कर रहे हैं तो मेटल्स में तो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, और जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो आपको पता है वो डिपेंड करती है कि वो जो मेटल है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना, फ्री फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द घूम रहे होते हैं। तो जितने कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितना फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा होंगे, उतना उसकी जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, बाइंडिंग एनर्जी से मुराद मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अच्छा, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन मैटर्स की, तो ट्रांजिशन मैटर्स के अंदर जो है हमारे पास जो एस ऑर्बिटल है इनका आउटर मोस्ट शेल जो है, वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करते ही करते हैं ना। उनके अलावा ये हमारे पास है ना, ये वैलेंस शेल आपको नजर सब में 4s वैलेंस शेल। तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तो लूज होते ही हैं। उसके अलावा अंदर इनर शेल में से डी ऑर्बिटल जो है उसके इलेक्ट्रॉन भी लूज होते रहते हैं साथ साथ। तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फिर ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर वो वहाँ पे मेटालिक बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट तो ये आ गया मेटालिक। दूसरा पॉइंट ये सेकंड पैराग्राफ में था कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ये लेफ्ट स्कैंडियम से आगे चलते हैं जिंक की तरफ, तो पहले ये बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाती है, उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसको कल हमने एक्सप्लेन किया था कि जनाब डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो स्कैंडियम में 1 है, फिर 2, फिर 3, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो फिर वो लूज होने वाले इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे, तो जिसकी वजह से उनकी मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन जब पेयरिंग शुरू हो जाती है तो फिर पेयरिंग जो पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज नहीं होते, अनपेड ही सिर्फ लूज होते हैं। तो अब जब पेयरिंग शुरू होगी तो नीचे जा रहे हैं तो पेयरिंग बढ़ती जा रही है ना, यहाँ 1 पेयर हुआ, यहाँ 2 पेयर हो गए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब है फिर फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से फिर हम कहते हैं उनकी मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो वीक होती जा रही और बाइंडिंग एनर्जी उनकी कम होती जा रही। तो इसी रीज़न की वजह से कि शुरू से मिड तक जो है मेटालिक बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल वो इंक्रीज हो रहे हैं। और मिड के बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट था, ये ग्राफ भी हमने डिस्कस किया था, इसके 1-2 क्वेश्चन भी हैं, वो आपके नोट्स में भी दिए होंगे। तो सेकंड हमने बात की थी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो आपको जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, इसका मतलब उनके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो जो रीज़न आपने बाइंडिंग एनर्जी की बात की हवाले से की है, जो जिस पे उसकी डिपेंडेंस है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, फिर उसका जो ट्रेंड आपने बात किया कि लेफ्ट से राइट जाए तो पहले वो इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। वही बात इन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे भी फिट होती है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी लेफ्ट से राइट जाए तो पहले इंक्रीज होते जाते हैं, उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ये ठीक है ना, ऊपर फिर नीचे ट्रेंड होता है। उसकी रीज़न भी यही है कि पहले नंबर वन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, उसके बाद फिर कम होते जाएंगे। कोवलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई में हमने बात की थी। जो आयनिक रेडियाई है उसमें तो कोई खास ये ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, उसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है इसको एक्सप्लेन करना। और उसकी रीज़न वैसे ये हो सकती है इतने ज़्यादा कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसकी वजह से फिर ये काफ़ी साइज जो है ना वो ऊपर नीचे होते हैं।
लेकिन जो कोवेलेंट रेडिया ये उसमें एक ट्रेंड है कि पहले डिक्रीज होता जाता है उसके बाद फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बनाया हुआ है और यहाँ पे भी ये आपकी बुक में यही इसी में ना ये पहले पैराग्राफ की चौथी लाइन में ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। ये फील्ड 3 ऑर्बिटल जहाँ लिखा हुआ है कि शुरू शुरू में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं तो वो इतने कम है कि जो वैलेंस शेल है ना, चौथा शेल है, वो बाहर की तरफ है और ये आपके पास जो है ना ये नीचे की तरफ ये जैसे था कि S4s वैलेंस शेल है और 3D इनर शेल है। तो 3D में जब इलेक्ट्रॉन थोड़े हैं तो वो तो फिर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को इसके ऊपर नहीं रोक पा रहे ना, बल्कि न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होने से अट्रैक्शन इधर बढ़ती जा रही है और साइज छोटा होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही डी ऑर्बिटल में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं कि वो अपने आप की अपेयरेंस शो कर रहे हैं, शील्डिंग शो करना शुरू कर देते हैं न्यूक्लियस की चार्ज की, तो उसकी वजह से फिर आपके जो 4s ऑर्बिटल है इसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाती है इस इन 3D इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग की वजह से। तो फिर जो साइज है वो छोटा होने की बजाय उल्टा बढ़ना शुरू हो जाता है। ये दो पॉइंट हमने इसमें आगे थे हमारे पास। नेक्स्ट जो आज हमारा पॉइंट है वो है जी पैरामैग्नेटिज्म। दो तरह के हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, एक को हम नाम देते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एक को नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है, ये दोनों की बोल्ड करके ना लिखा हुआ है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक डिफरेंट, इन दोनों में डिफरेंशिएट करें। तो हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो जिनके ऊपर मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस हैं जिनके ऊपर मैग्नेट का इफेक्ट होता है, जो मैग्नेट को रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे आयरन, लोहे पे मैग्नेट का असर होता है, स्टील पे होता है, ज़रा कम है या देर से होता है लेकिन होता है उस पर। तो ये पैरामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक जिस पे नहीं होता, जैसे लकड़ी है, इसके ऊपर मैग्नेट का कोई असर नहीं होता, तो उसको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अच्छा, अब अगला पॉइंट जो आपके पास आता है कि एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट कर दे दोनों में, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन कि पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड किस पे करती है। तो ये भी दूसरी लाइन में लिखा है, इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर आपका है वो, जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी ज्यादा होगा, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी कम होता जाएगा। ठीक हो गया। ये तो उसने बात की ना आयंस की, ये जो टेबल सामने आपको नजर आ रहा है ये आयंस है, और यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है एटम्स के हवाले से। अच्छा, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है ना ये स्पिन कर रहा होता है ना, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज स्पिन करते हैं। तो जब वो स्पिनिंग होती है तो उस इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की स्पिनिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब वो जो मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो फिर आप जो बाहर से मैग्नेट लेके आएंगे उसकी मैग्नेटिक लाइन के साथ इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक लाइन इंटरेक्शन शो करती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, अब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक करैक्टर भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब आप आयरन पे पहुंचते हैं तो आयरन जो है उसका अंदर अब एक पे नॉर्मल एटम की बात हो रही, उसमें अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया। अब जो आप पेयर्ड हो गए वो तो आपस में फिर कैंसल आउट हो गए ना, उनकी मैग्नेटिक लाइन या मैग्नेटिक अट्रैक्शन, तो वो फिर बाहर से आने वाली फील्ड को रिस्पॉन्स शो नहीं कर सकेंगे। तो अब यहाँ पे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो रिस्पॉन्स शो करेंगे, आगे 3 हो गए, फिर 2, फिर 1 और एंड पे जाके बिल्कुल कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये कि इसमें भी वही ट्रेंड है कि शुरू से लेके मिड तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो पैरामैग्नेटिक करैक्टर भी बढ़ता जाता है। लेकिन मिड के बाद फिर आगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक करैक्टर भी कम होता जाता है। एक तो ये इसका एक तो डिपेंडेंस आ गई कि अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा उसका ट्रेंड आ गया कि वो पहले इंक्रीज होता है उसके बाद फिर डिक्रीज होता जाता है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, ये जो सेकंड पैराग्राफ इसके अंदर इसका फैक्टर अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है और ट्रेंड इसका क्या है, ये दोनों यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद ये लास्ट पैराग्राफ में वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर दिस फेरिक Fe3+ एंड Mn+2 एंड डिक्रीजेस ऑन बोथ साइड्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है
और गालबन ये पास पेपर में तो आया, शायद एक्सरसाइज में भी है कि Fe+3 फेरिक आयन जो होता है और मैंगनीज+2 ऑक्सीजन स्टेट है उसकी, ये दोनों का जो पैरामीटर रेट सबसे ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखें ना इस वक्त, तो यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, एंडियम जैसे नीचे आ रहे हैं तो नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, एक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 हो गए मैंगनीज+3 में, लेकिन मैंगनीज+2 में 5 है, ठीक है। और आयरन जो है +3 जो है उसमें भी 5 है। +2 में तो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है ना, लेकिन +3 में 5 है। इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो ये आप देखें ये आयरन है। अब आयरन के डी में इस वक्त ये सिचुएशन होती है, 4 अनपेड होते हैं और एक पेड अप होता है, और एक ये इसका इनर शेल है ना 3D, और इन सब का वैलेंस शेल है 4s, जो हमने पीछे बात की थी कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब आयरन +2 होता है ना, तो सिर्फ एस वाले, एस ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, डी वाला ये पेयर इलेक्ट्रॉन एक रह जाता है, एक पेयर रहता है, ठीक है। सिर्फ 4 अनपेड बाकी बचे होते हैं, तो इस वजह से उसमें 4 अनपेड आते हैं जब फेरस होता है। लेकिन जब फेरिक बनता है ना, Fe+3 बनता है, तो वो एस वाले तो 2 लूज किए हैं ना, 4s ऑर्बिटल से तो 2 लूज हुए हैं, यहाँ से डी से भी एक ये जो पेड वाला ये भी लूज हो जाता है, तो फिर दोबारा 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। इस वजह से Fe+3 जो है उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है। अब ये मैग्नीज में आपको 5 नजर आ रहे हैं, इसके साथ जो 4s है उसमें से इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो ये Mn+2 हो गया। तो Mn+2 जब होगा तो फिर 5 अनपेड हो गए। लेकिन जब Mn+3 बनेगा, यानी डी में से भी एक लूज करेगा, तो फिर इसके पास पीछे कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे। तो यही पे वो यही बता रहे थे कि Mn+3 होगा तो डी में 4, क्योंकि एक डी का भी इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। और लेकिन Mn+2 हो या Fe+3 हो तो फिर 5-5 इन दोनों में, चूंकि इन दोनों का मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर फिर क्यों आ रहा है स्ट्रॉन्ग, कि इन दोनों के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इनसे पीछे ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ जाएं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ना, ऊपर जाएं तो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और नीचे आए तो ये 5 था Fe3+ वाली लाइन में, उससे नीचे देखें तो 4 हो गए ना एक पेयर की वजह से, फिर 2 पेयर हो गए तो इस वजह से 3 रह गए, फिर 2 रह गए, फिर 1 रह गया। तो यानी इनसे दोनों साइडों पे मूव करें तो चूंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, इस वजह से ये जो पैरामैग्नेटिक वेक्टर वो बढ़ता जा रहा है। और इन दोनों के चूंकि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, इस वजह से इनकी सबसे ज़्यादा जो है ना पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो मतलब मैं ही बना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पेपर के हवाले से तो नहीं, कि देखिए जी मैंगनीज और आयरन दोनों में 5-5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो Fe+3 में ज़्यादा है। ये देखो ना, ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है उसके सामने, Mn+2 थोड़ा नीचे है, Fe+3 ऊपर है। मतलब हमने पीछे भी बात की कि Mn+2 हो या Fe+3 हो, दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 5-5 है, लेकिन दोनों का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर सेम नहीं है। मैंगनीज का थोड़ा कम है, आयरन का थोड़ा ज्यादा। तो आयरन के ना एक और कैरेक्टर आपने शायद मैट्रिक में भी पढ़ा था, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना, फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर बोलते हैं। ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के नीचे ही आता है। जनरल टर्म दो ही है, एक डायमैग्नेटिक जो रेस्पॉन्स शो नहीं करते, और पैरा जो करते हैं। लेकिन जो करते हैं उनमें भी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स शो करता है, बड़ी जल्दी मैग्नेटिक फील्ड के साथ जुड़ जाता है, जैसे लोहा आपका होता है, उसके साथ आप मैग्नेट लेके तो फौरन अटैच हो जाता है उसके साथ। तो जो बड़ी जल्दी और स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स शो करता है उसको नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो आयरन चूंकि उसमें आता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आता है, ये फेरोमैग्नेटिक होता है, तो स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स की वजह से इसकी फिर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा है इसकी एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक। ये वाई एक्सिस पे वैसे नहीं लिखा ना, पैरामैग्नेटिक मूवमेंट, वही पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है। तो मैंगनीज का आयरन से थोड़ा सा कम इसलिए कि आयरन जो है उसके अंदर फेरोमैग्नेटिज्म होती है, या फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, इस वजह से वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। चौथा अगर पांचवा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो पास पेपर में भी आया हुआ है कि जनाब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, शायद एक्सरसाइज में हो, नहीं है तो वैसे पास पेपर में ये सवाल आया हुआ।
आपकी इस बुक में ये चौथी 5वीं लाइन में ना, दे शो वेरिएबल वैलेंसीज बिकॉज ऑफ द, ये रीज़न लिखी हुई है कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं और उसकी रीज़न क्या है कि ये अनपेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू एस इलेक्ट्रॉन। ये देखें ना, ये स्कैंडियम यहाँ सामने आपको टेबल नज़र आ रहा होगा, एस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो ये सारों के पास 2-2 थे, तो सारों की 2-2 वैलेंसी तो मौजूद है ही है ना, ठीक होगा। लेकिन जो 2 के अलावा, अब जैसे यहाँ पे मैगनीज और आयरन में +1 वाली भी आ रही है, ठीक है, कॉपर में 1 वाली आ रही है, फिर उसके बाद 3 वाली वैलेंसी आ रही है कि देखें ना, अगर स्कैंडियम पहले वाला एस के 2 इलेक्ट्रॉन है तो साथ डी का भी एक लूज कर दे तो दोनों मिला के 3 हो जाएंगे ना, तो फिर 3 स्टेट है, इससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं सकता, बस की या 2 स्टेट है या 3 है। जो टाइटेनियम इसकी 2 है तो है ही है ना, 3 इसलिए कि डी में से एक चला जाए, लेकिन डी के इसमें हैं 2, अगर डी के दोनों ही चले जाएं तो 4 भी हो सकती है। इसी तरह फिर आगे 5 तक चला जाएगा, फिर क्रोमियम के डी में 5 है तो ये 6 तक चला जाएगा, मैगनीज के 5 है तो ये 7 तक चला जाएगा, ठीक। 5 और एस के 2 मिला के 7 है ना, क्रोमियम में डी के 5 है लेकिन एस का 1 है तो वो 6 तक जा सकता है, मैगनीज 7 तक जा सकता है। उसके बाद फिर आपको पता है पेयरिंग शुरू हो जाती है, जब पेयरिंग होती है तो फिर लूज करना मुश्किल, फिर लूज करना मुश्किल हो जाता है, तो उस वजह से फिर वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट उसकी जो है आहिस्ता कम होती जा रही। और देखे ना, आयरन में चूंकि एक पेयर हो गया था ना, या एक पेयर पेयर बन गया, तो अब वो 4 लूज कर सकते हैं, डी में से 4 आ सकते हैं, डी के 4 और एस के ये 2 मिला के 6 तक हो जा सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह कोबाल्ट जो है वो भी के 7 और 2, वैसे तो 9 इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन कोबाल्ट में आपको पता पेयरिंग हो चुकी है ना 2, तो उसमें अनपेड सिर्फ 3 है, तो 3 अनपेड वो मिला लें और 2 एस के मिला लें तो 5 तक चला गया, ठीक है। इसी तरह निकल में फिर 2 रह गए होंगे तो 2 और 2 4 तक आ गया। कॉपर में 10 होके, जब 10 होता है तो फिर ये एक वैलेंसी शो करता है ना, एस का 1 चला जाता है। अच्छा, अब डी कॉपर के केस में जब कॉपर का डी में 10 होते हैं तब एस में 1 है तो वो एक वैलेंसी शो कर सकता है, ठीक हो। लेकिन जब कॉपर का आपके पास एस से इलेक्ट्रॉन अगर ना लें, उसमें 2 आ जाए तो फिर डी में एक अनपेड बन जाता है, तो वो 2 तक जा सकता है, ठीक है। इसी तरह वो एक और इलेक्ट्रॉन लूज करे तो 3 तक जा सकता है। उसके बाद आपके पास है जिंक वाला, उसके डी मुकम्मल होता है और सिर्फ एस के 2 लूज हो सकते हैं, वो सिर्फ 2 ही वैलेंसी रखता है, उसकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट नहीं होती। इसी वजह से हमने जिंक को नाम दिया था ना नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो टिपिकल प्रॉपर्टीज है उनको शो नहीं कर पाता। 5वां हो गया। उसके बाद आपके पास है जी ऑक्सीजन स्टेट के बाद कलर। कलर में एक तो एमसीक्यू आपका हो सकता है कि ये कलर क्यों देते हैं, ड्यू टू डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्व होने की वजह से, और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर के हवाले से भी, ये पास पेपर में आया हुआ सवाल, या आप 5वीं लाइन में देखें ना, उसके शुरू में लिखा हुआ है मिड में करके ना, शुरू में कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन, कि ये जो आपके पास कलर आता है उसका जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की वजह से आता है, उसको हम नाम देते हैं डी डी ट्रांजिशन का नाम देते हैं, ठीक हो। तो डी डी ट्रांजिशन या स्प्लिटिंग भी इसको कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, तो उसकी वजह से ये कलर शो कर रहा था। कैसे करता है, ये फिगर उसने ड्रा की हुई है, इसमें उसने एग्जांपल ये टाइटेनियम की, एक एग्जांपल आपने ये टाइटेनियम वाली ज़रूर याद रखनी, जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसकी एग्जांपल के तौर पे आपने देना है कि ये जो 6 टाइटेनियम 6 वाटर के मालिक्यूल और +3 इसकी ऑक्सीजन स्टेट है, ये येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ब्लू और रेड लाइट को ये ट्रांसमिट कर देता है, जिसकी वजह से ये इसका सोल्यूशन हमें वायलेट कलर का नज़र आता है। अब इसका टाइटेनियम +3 में, अभी आपने ऊपर देखा था, ये टाइटेनियम +3 जो था, ये
टाइटेनियम +3 जब होता है तो उसके डी ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो डी वाला है वो जंप करता है ऊपर वाले ऑर्बिटल में। ऊपर वाला कौन सा ऑर्बिटल है, डी के टोटल हमारे पास होते हैं 5 5 है ना, 1 2 3 4 5 है। तो नॉर्मल एटम में 5 होते हैं, लेकिन जब ये किसी कंपाउंड में जुड़ते हैं ना, जैसे ये देखना टाइटेनियम जब नॉर्मल एक एलिमेंट की शक्ल में होगा तब उसके पांचों डी ऑर्बिटल एक जैसी एनर्जी पे होंगे, इस तरह एक ही लाइन में बराबर एनर्जी पे। लेकिन जब वो किसी कंपाउंड से जुड़ जाता है, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, तो उस वक्त फिर ये पांचों एक जैसी एनर्जी पे नहीं रहते, फिर इनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। बाज़ दफ़ा 3 जो होते हैं उनकी एनर्जी नीचे, 2 के ऊपर, और बाज़ दफ़ा 3 की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और 2 की कम हो जाती है। सेट यही चलता है, 2 अलग होते हैं और 3 अलग होते हैं। अब ये 3 और 2 कौन कौन से हैं, ये अभी यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन करूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, तो ड्रा करके बंदा करता है ना तो फिर ज़रा इजी हो जाता है। पर यहाँ हमारा क्वेश्चन भी नहीं है कि ये 5 और 3 और 2 की स्प्लिटिंग क्यों हो रही है। तो ये 5 जब स्प्लिट हो गए, जब कंपाउंड बनाते हैं तो उस वक्त ये स्प्लिटिंग हो जाती है 3 और 2 की शक्ल में। ठीक हो गया। अब इसको अगर मैं एक जुमले में थोड़ा सा चलो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये स्प्लिटिंग हुई क्यों है। कि असल में जब वो स्ट्रक्चर होता है ना कंपाउंड, जो 5 ऑर्बिटल जो मौजूद होते हैं मुख्तलिफ, आपने पढ़ा था डी एक्स वाई था, वाई जेड जेड एक्स, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर जेड स्केयर, 5 थे ना। अब वो जो है ना एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और जेड स्केयर, ये जो स्केयर वाले दो है ना, ये दो ऊपर वाले, ये ऊपर वाले जो दो का पेयर आपको नजर आ रहा है, ये असल में ये स्केयर वाले हैं, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर वाला। और ये जो नीचे 3 है ये बाकी तीनों है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये जो तीनों है ना, ये तीनों या तो जो भी कंपाउंड जब बनता है ना, तो कोई भी जैसे वाटर मॉलिक्यूल टाइटेनियम से जुड़ने के लिए जब आया है, तो या तो वो इन दो के सामने आएगा, इन दो को अप्रोच करेगा ऑर्बिटल बना उनके साथ ओवरलैप करने के लिए, या इन 3 के साथ ओवरलैप करेगा। तो इस वजह से उसकी मुख्तलिफ ओवरलैपिंग की वजह, या 2 के साथ या 3 के साथ, तो इस वजह से वो फिर 2 और 3 की एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आपकी लाइट इस मॉलिक्यूल पे पड़ती है ना, तो ये जो लो एनर्जी पे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ना, ये जंप करके हाई एनर्जी पे चला जाता है और उस लाइट में से इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। ठीक हो गई, जिसे हम नाम देते हैं ना डी, इसे बोल रहे हैं ना डी डी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हम कहते हैं ना जैसे शिफ्टिंग हुई है, तो डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो रहा है ना, एक लो एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो रही है, इस वजह इसको नाम देते हैं डी डी ट्रांजिशन या डी डी स्प्लिटिंग भी कहते हैं। स्प्लिट हुआ है ना डी ऑर्बिटल आप ऊपर और नीचे। तो ये ट्रांजिशन में क्या होता है कि नीचे से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, हायर पे चला जाता है, और फिर कुछ एनर्जी लाइट में से, कुछ लाइट में होते हैं ना 7 कलर्स होते हैं, 7 में से कोई कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिए, बाकी कलर उसने आगे फेंक दिए। तो जो आगे फेंके हैं वो फिर आपस में मिक्स अप होकर कोई ना कोई कलर बना देते हैं, तो हमें वो कंपाउंड उसी कलर का नजर आता है। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि टाइटेनियम जो 6 वाटर वाला, ये येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, 7 कलर जो कलर है उनमें से येलो को एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी कलर मिक्स होके हमें जो है वायलेट कलर के वो नजर आता है, जो कंपाउंड होता है वो हमें वायलेट कलर का नजर आ रहा होता है। ओके हो गई, ये एक्साइटेशन होती है, थोड़ी देर बाद ये वापस आ जाता है, वापस आता है, फिर चलता रहता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है इनका। उसके बाद जी है जी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जा सकता है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, एग्जांपल दे दें। इसी तरह अलाय फॉर्मेशन का शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, या सब्स्टिट्यूशन अलाय दूसरी लाइन में दिया है ना, इसका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्या है, इसकी एग्जांपल दे दें। तो इंटरस्टिशियल अलॉय, इंटरस्टिशियल कंपाउंड हम इंटरस्टाइसिस का वर्ड ना आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, जब आपने NaCl का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था ना चौथे चैप्टर में, उसमें आपने पढ़ा था कि जब वो राउंड शेप के एटम्स आपस में जुड़ते हैं ना, तो उनके दरमियान कुछ ना कुछ खाली जगह रह जाती है। उन खाली जगहों को हमने नाम दिया था इंटरस्टाइसिस का, या वॉइड्स का नाम दिया था, जो गैप्स आते हैं ना दरमियान में, या क्रीवाइसिस भी 3 नाम थे उनके। अब वो उसी इंटरस्टाइसिस से नाम दिया हुआ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। मतलब क्या है कि वो जो हाइड्रोजन जैसे बोरोन है, कार्बन, ये जो छोटे छोटे एटम हैं, ये क्या करते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स के गोल गोल एटम्स के दरमियान में खाली जगह है ना, उन खाली जगहों में जाके ये घुस जाते हैं, वहां जाके एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये इन्होंने उस मेटल्स के अंदर जो इंटरस्टाइसिस थी, गैप्स थे, उनको फिल किया है, तो हम फिर नाम देते हैं इंटरस्टाइसिस कंपाउंड्स का। ठीक है,
इसमें एमसीक्यू के तौर पे ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो तीसरी लाइन में लिखा हुआ है ना कि ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड है। नॉन स्टिक्यो मतलब कि ये ऐसा नहीं है, कोई फिक्स रेशियो नहीं होती कि हाइड्रोजन ट्रांजिशन मेटल के साथ आपने हाइड्रोजन इतनी मिलानी, कोई मिशन जितनी वो अपने आप के साथ अटैच कर सकता होगा कर लेगा, जो नहीं कर सकता होगा नहीं करेगा, ये फिक्स नहीं होता। डिपेंड करता है आपकी मेटल का एटम कितने, थोड़ा पीस लिया है तो थोड़ी हाइड्रोजन अटैच होगी, बड़ा पीस लिया हुआ है तो ज़्यादा जगह होगी, वहाँ पे गैप ज़्यादा होंगे तो फिर ज़्यादा हाइड्रोजन के मालिक्यूल वहाँ अटैच हो सकते हैं। इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। लास्ट है जी अलॉय फॉर्मेशन, जिसमें अलॉयज बनते हैं कि मेटल्स जो आपस में दो चार मेटल को हम मिलाते हैं तो उसी को अलॉय बोलते हैं। तीन मेटल्स को मिक्स कर लें, मेल्ट करके एक दूसरे मिक्स करके एक ही चीज़ बना लें, मिक्सर बना लें और फिर उसको किसी को शक्ल वगैरह में दें। जिससे स्टील आपके पास है, स्टील के बर्तन वगैरह में, तो स्टील एक अलॉय है ना जिसके अंदर मेटल्स को हमने मुख्तलिफ मेटल्स को मिक्स किया होता है। मेन आयरन होता है लेकिन आयरन के साथ और लोहे जो होता है उसके साथ और मेटल्स को मिक्स कर लेते हैं। उस मिक्सिंग से फिर उसको जंग नहीं इतनी आसानी से लगता और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज उसकी बदल जाती हैं। तो अब वो इसी को एक दूसरा नाम दिया सब्स्टिट्यूशनल अलॉय का। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि सब्स्टिट्यूशनल, सब्स्टिट्यूशन का वर्ड आपने ना सुना होगा। इसका लफ्जी मतलब होता है रिप्लेस का। जैसे नहीं क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये जी फलां का खिलाड़ी का सब्स्टिट्यूट है, कि उसकी जगह आके ये खेल रहा है ना, उसको चोट लगी तो वो बाहर चला गया तो उसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट आया हुआ। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल अलॉय का, के सब्स्टिट्यूशन के तौर पे वो आ रहा था। तो अब सब्स्टिट्यूशन अलॉय असल में ये होते हैं कि वो ट्रांजिशन मेटल के एटम्स तो पड़े हुए ना गोल गोल, तो ये जब आप कोई और मेटल उसमें ऐड करते हैं ना तो वो मेटल वहां पे जाके पहले से मौजूद उस ट्रांजिशन मेटल के एटम को वहां से निकाल देती है, ठीक हो गया। और उसके रिप्लेस होने की वजह से उसमें फिर वो सब्स्टिट्यूशन जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन हो जाती है ना, कि उसकी जगह वो खुद जाके अटैच हो जाता है, वहां बैठ जाता है, तो उसकी उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो इस वजह से इसको नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज के। चलिए आज तो आधे घंटे की क्लास है, इतने बस करते हैं। तो कल मैं ना इसके ये नोट्स में से क्वेश्चन वगैरह इस टॉपिक के वो करेंगे, और कुछ इनकी ना मैं ये आखिरी 2 पॉइंट इनकी डायग्राम्स बना के भी आपको दिखा दूंगा, तो वो भी ज़रा इजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए।